और परिचय तो हो ही गया है। पुरुषोत्तम रुपाला जी का परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पुराने कैबिनेट साथियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पुराने कैबिनेट साथियों में गुजरात के वक्त के अगर कोई नाम आता है तो पुरुषोत्तम रुपाला जी का आता है। और स्टार कैंपेनर रहे, गुजरात चुनाव में स्टार कैंपेनर रहे, शानदार जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका पुरुषोत्तम रुपाला जी की रही। पुरुषोत्तम रुपाला जी, इंडिया न्यूज मंच में स्वागत है आपका। और शुरुआत भी हम गुजरात चुनाव से ही करते हैं कि बहुत सारे राम 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 बहुत सारे जितने भी आंकड़े थे और जो कयास लगाए जा रहे थे वो फेल कर दिए इस बार की जीत ने गुजरात में। एक तो ये जीत में जो आपने बताया कि कुछ आंकड़े उल्टाए गए सुलटाए गए, और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने के लिए मैं गुजरात की जनता को तहे दिल से आपके इस फैक्टर क्या रहे, इस आपके माध्यम से मैं इसका नमन करना चाहूंगा। फैक्ट तो वही था। मैं इस मंच से बहुत, अब तो चुनाव हो गया है, सो बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मुझे स्मरण है कि दूसरा चुनाव जब वो लड़ रहे थे, एक टेन्योर खत्म करके 2007 का, उस समय उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हमारी सरकार के किए हुए काम और हमारे निर्णयों को लोगों के बीच में जाके रखो और उसी पर उनका अनुमोदन चाहो, और इसी को विकास का नाम उन्होंने दिया, जिसे गुजरात मॉडल कहा गया। नहीं, उस समय विकास शब्द विकास प्रयोग किया था। और राजनीति में विकास के आधार पर मत लेने की परंपरा की शुरुआत 2007 में एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तब से लेकर ये चुनाव तक विकास विकास और विकास, उसी पर ही बातें की थी। और गुजरातनी जनता ने प्रधानमंत्री श्री की बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया, और समर्थन करने के बजाय मैं कहूंगा कि प्रेम की बारिश किया। लेकिन आंकड़े लगा रहे थे जो जानकार थे, जो चुनावों के जानकार थे, जो राजनीति के जानकार थे, वो पिछले चुनाव से तुलनात्मक आंकड़े इस बार के चुनाव के लगा रहे थे। पिछली बार 99 सीटें थी, इस बार बोला कितनी बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से चुनाव के आंकड़े लग रहे थे, लेकिन वो कयास पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो बेसिक अंतर था वो चुनाव के दौरान भी सबके संज्ञान में आ गया था कि पिछले चुनाव में गुजरात में सोशल डिस्टर्बेंस खड़ा करने का प्रयास हुआ था और उसमें वो लोग सक्सेस भी हुए थे। और ये चुनाव में ऐसा कुछ वहां था नहीं। सो नॉर्मल वातावरण में ये चुनाव का सोशल डिस्टर्बेंस, उस समय पाटीदार आंदोलन खड़ा हो गया था और इसी से जो बेस था भारतीय जनता पार्टी का वो ही डिस्टर्ब था, और इसी के चलते हम 99 पे रुक गए थे। और बाकी इस समय ऐसा कुछ नहीं होने से पता हो गया कि सब जैसे निकल गया, कोई देखा नहीं सुना नहीं, कभी हुआ इस बार चुनाव में एक और कंटेस्टेंट थे, आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी कंटेंशन के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तो आ गए थे, मगर वो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने तो वहां सीएम का घोषणा भी कर दिया, और जिस प्रकार से दिल्ली के मॉडल को उन्होंने गुजरात में प्रस्तुत करने का कोशिश किया, मैं मानता हूं कि वो बुमरैंग सा हो गया। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कामयाब रहे वो गुजरात चुनाव के बाद, क्योंकि वो कांग्रेस का जो हिस्सा था वो कुछ हिस्सा उसको मिल गया। आप मानते हैं कि कांग्रेस की हार की वजह एक आम आदमी पार्टी भी थी? कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी को बताना वो सही में उचित नहीं होगा। कांग्रेस स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा था गुजरात जैसे प्रदेश में चुनाव चल रहा हो और राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो, तो गुजरात को क्या वो लोग किस प्रकार लेते हैं, गुजरात के चुनाव को किस प्रकार से लिया उन्होंने। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुजरात के चुनाव को सीरियस ही लिया ही नहीं। नरेंद्र मोदी का करिश्मा, कहते हैं गुजरात में सर चढ़कर बोलता है, और इस चुनाव में भी वो हुआ, उसने अपना पूरा काम किया। बिल्कुल सही बात है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। सेनापति हैं हमारे, और सेनापति के सिर पर इसके यश का मोड़ लगाने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, और ये सही भी है। नरेंद्र मोदी जी को आप जीत का ही श्रेय दें ऐसा नहीं, उसको ये भी श्रेय दीजिए कि गुजरात की सारी जनता के साथ वो अपने को जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं चला। देखो, हार जब आती है तो वो भी जनादेश है, तो उसका भी स्वागत है, और उसी में दिल्ली और हिमाचल में हार का भी स्वागत करते हैं, और हम उसी में तहकीकात करेंगे कि क्या कमियां रह गई और हमें क्या आगे करना चाहिए। हम तो पहले हार का ही वो करते रहते थे, अभी ये कुछ सालों से हमारे बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं तो हमें भी ये मौका मिल रहा है गुलाब। आपने विकास की बात की, 2007 के चुनाव की बात की, और आपने कहा कि विकास पर पहले चुनाव नहीं होते थे। ये परंपरा आपने शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की कि विकास पर चुनाव होने लगे। पहले गुजरात के नाम से आता था, सूरत की मिलें आती थी, या कपड़ा व्यवसाय आता था, हीरा व्यवसाय आता था, लेकिन अब गुजरात पूरी तरह से बदल गया, उनसे कहीं आगे निकल गया। अब पोर्ट्स की बात होती है, अब डिजिटल हब की बात होती है गुजरात की। वो सब जो सफर तय किया है वो कैसा रहा? देखो, जब सीएम के तौर पर मोदी जी थे वहां, और उस समय उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर। गुजरात, मैं मानता हूं कि देश के सबसे पानी की किल्लत वाले राज्यों में से एक राज्य था जी, और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि वाटर मैनेजमेंट का अच्छा नेटवर्क गुजरात में जैसा है ऐसा बहुत कम राज्यों में है। ये करने का श्रेय मोदी जी के खाने में जाता है। नर्मदा योजना जो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसका भूमि पूजन किया था, आज मैं बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 99 ऐसी योजनाओं को साकार करने का प्रयास किया कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, और 50,000 करोड़ का बजट इनको दिया। मगर वो तो देश के लिए था, मगर वो वहां जब थे तब से उन्होंने नर्मदा का प्रश्न में नेतृत्व भी किया, संघर्ष भी किया, काम भी किया। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे बहुत कम राजनीतिक आदमी होंगे कि जिसके लिए संघर्ष करते थे उसकी मंजूरी देने का श्रेय भी उनके हाथों हुआ। तो एक बहुत बड़ा वो सारे लोग देखते हैं ना ये चीजें। चलिए, आपके मंत्रालयों की बात कर लेते हैं। 3 डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है। और एनिमल हस्बेंड्री को आज की तारीख में कहा जा सकता है कि बहुत ही जिम्मेदारी का ये काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं। इसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है, इसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। कितना मुश्किल है ये? इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है। अच्छा। समस्याएं हो सकती हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही पुश्तैनी बिजनेस है। परंपरागत रूप से मैं तो ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि देश जो कृषि प्रधान कहा जाता है वो इससे पहले से ही पशुपालकों का ये देश है। पशु का यहाँ महत्व है। हमारे यहाँ गाय को माता के स्वरूप में पूजने का उपक्रम चल रहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराने का आदेश सबको दिया हुआ है, गाय पालन का आदेश दिया हुआ है, ये देश है। सो यहाँ पशुपालन ये परंपरागत व्यवसाय होने के नाते ये उसमें अभी के लिए जो भी कुछ समस्याएं होंगी, मगर मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत दुनिया के मुकाबले में कहीं कुछ बात करना चाहता है तो हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है वो भारत है। ये कहने का हमें गौरव है जी। तो ये ऐसा एक एरिया है, और करोड़ों लोगों को इनसे रोजगारी मिलती है, करोड़ों लोगों को पोषण देने का ये काम होता है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के पशुपालन क्षेत्र के लिए, देश के पशुओं के लिए 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में उन्होंने पूरे देश के, आज जैसे वैक्सीनेशन का जो हमारे कोरोना के चलते चर्चा हो रहा है जी। और हमारे आरोग्य मंत्री श्री ने आज ही एक स्टेटमेंट करके कई बातें हमको हाउस में बताई। कोरोना में हमारा जो स्टैंड रहा वैक्सीन को लेकर, और उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, मगर मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वैक्सीन से पहले 1 साल देश के सभी मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से
100% भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन कराने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री ने शुरू किया। और देश के पशुधन को इतना बड़ा आरोग्य का कवच देने के बाद हमारे देश की विशालता को देखते हुए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप्स थे वेटरनरी सेक्टर में, उसको पूरा करने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में हर प्रांत को, वो भी भारत सरकार के 100% खर्चे से देने का निर्णय लिया। वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट और वैक्सीनेशन का, ये दोनों मिला के ये दो ऐतिहासिक निर्णय भारत के पशुपालन क्षेत्र को एक नए आयाम पर ले गए। मैंने चुनौतीपूर्ण इसलिए भी कहा रूपाला जी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लंपी वायरस से सैकड़ों लाखों गायों की मौत हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग हिस्सों में, और लोग बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे कि लंपी से इन गायों को बचाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है जब आस्था इसके साथ जुड़ जाती है। आगे आने वाले वक्त में कितनी संभावनाएं पशुधन को लेकर हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर हैं? जैसे मैंने बताया कि आज हम दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है, और आपने जो बताया एलएसडी का, जी, एक बड़ा संकट था। ये आप इसको कोरोना के माफक ही ले सकते हैं। एक ये भी अपने देश का वायरस नहीं था, विदेश से आया हुआ था और हमको चपेट में ले लिया, और इसका सामना भी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर अच्छी तरह से किया। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं और प्रांत सह इसकी वो तुलना करने में अपना समय नहीं लूंगा, मगर आज हम उसके बारे में, हमारे पास वैक्सीन भी चाहिए उतनी भी अवेलेबल है, उसकी होमोजेनस वैक्सीन भी बन गई है, जिसके लिए ये वायरल आया था लंपी वायरस, उसकी भी वैक्सीन अभी बन गई है। अभी कॉमर्शियल नहीं तैयार हुई है, मगर 2 कंपनियों ने इनका काम भी शुरू कर दिया है, और एक तीसरी कंपनी भी शायद इसमें आ रही है। तो इसकी हमारी तैयारियां इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह हो गई। और ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट के चलते हमारे पशुधन में जो बदलाव आने वाला है, आप नंबर नोट कर लीजिए, और मैं ये मौका लूंगा कि आपके माध्यम से देश के पशुपालक जो सुन रहे होंगे, वो 108 नंबर जैसे एम्बुलेंस के लिए हमारी एम्बुलेंस का सबके कंठ पे ही होता है, अपने होठ पे ही रहता है, ऐसे 1962 ये मोबाइल वाहन के लिए, मोबाइल एम्बुलेंस के लिए, पशुधन के लिए नियत किया गया है, और पूरे देश में एक ही नंबर से वो एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी पशु के द्वार तक पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का एक बहुत सक्सेसफुल प्रयास जाने की वजह से अब पशुधन के बारे में युवा पीढ़ी भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसमें जुड़ेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और डेयरी सेक्टर और पशुपालन क्षेत्र अभी तक ऐलान नहीं किया है, हो गया, चालू हो गया ऐलान, इट इज ऑन रोड। 5 से 6 राज्यों में तो एम्बुलेंस चालू भी हो गई, ऑन रोड हो गई। अब संभावना है आगे के लिए, अभी आगे भी इसी को, ये 2 स्टेप के वजह से हमारे पशुपालन क्षेत्र में अगले 2-3 साल में ही मैं मानता हूं कि ये पशुपालन का जो व्यवसाय है वो परंपरागत रीति से, जैसे कृषि में भी युवा पीढ़ी को कम रुचि रहती है, ऐसे इसी में भी कम रुचि रहती थी, मगर ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये बहुत ही वायबल हो जाएगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और हम देश के लिए तो अभी हमारे पास रोजगार कितना मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को सबसे ज्यादा घेरती है रोजगार के मामले में। मैं तो ये कहूंगा कि रोजगार के मामले में ये पशुपालन क्षेत्र के जैसी संभावनाएं और किसी विभाग में नहीं होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है कि अभी गाय को बछड़ी ही आ सकती है। अब हमारी समस्या ये आती थी कि उसको बछड़ा हो जाए कोई काम का नहीं होता था जी। तो अभी खेत में बैलों की कामगिरी कम हो जाने की वजह से एक प्रकार से बोझ बन जाता है, और दूसरी समस्याएं भी होती है। अब उसको बछड़ी ही आए, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का आविष्करण हो गया है। अब उसको वहां पहुंचाने का जो गैप था वो ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट की वजह से वो भी गैप हमने फिल अप कर दिया है। तो इसी के जरिए, और आपको जान के हैरानगी होगी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट हम हमारी मानव संस्कृति में देख रहे थे, वो प्रयोग अब पशुओं के लिए भी अवेलेबल हो गया है अपने देश में ही। अभी हमारी ये टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही गाय से हम साल में 5, 6, 10 और इससे भी आगे बच्चे ले सकते हैं अच्छी नस्ल के। सो ब्रीड इंप्रूवमेंट पर हमारी सरकार का बहुत बड़ा जोक है, और उसी में हम किसानों को
कोऑपरेटिव्स वालों को, पशुपालकों को 50% की सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो इसके चलते बहुत ही आगे इसमें अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये तो बात डिपार्टमेंट्स की हो गई आपके। अब बताइएगा 2024 की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे गठबंधन वजूद में आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि नए गठबंधन को लेकर 2024 में। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक पॉलिटिकल स्टाइल रहा है काम करने का, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2024 के लिए बहुत सारी सभी जो विपक्ष है पूरा वो एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, बात कर रहा है। 2024 में आप कहां देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को? 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्ट जोन के साथ इस चुनाव में उतरेगी, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में उतरेगी। और आपने जो बताया कि सारे विपक्ष अभी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे गठबंधन बने, किसी के नेतृत्व में बने, ये अभी उनकी मुसीबत है, उसमें भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मगर वो सब इकट्ठा होने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमारे सामर्थ्य का स्वीकार है। वो उसी से ही हमारा सामर्थ्य है, वो अपने आप में प्रस्थापित हो जाता है। मैं तो मेरे अनुभव से कहता हूं, मतलब अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। हाँ, और हम भी वही कोशिश करते थे कभी कांग्रेस के लिए कि हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तो इनका सामना नहीं होगा, ऐसा हम करते थे। आज उनके दिन आए हैं, वो कर रहे हैं, तो वो एक हमारे ही सामर्थ्य की स्वीकृति है। दूसरा मैं आपको जमीन का बता दूं, जो आपने गुजरात का चर्चा किया था ना, वो देश में भी लागू होगा। इसलिए भारत सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व के कुछ फैसले ऐसे हैं। आज मैं चुनावी रैली के अंदर सभा में पूछता था, कोई सरपंच है तो अंगुली खड़ी होती थी, मैं उनको पूछता था, मंच से पूछता था। चुनावी सभा में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, ऐसे मुझे बुजुर्गों की सलाह भी थी, क्योंकि कोई खड़ा हो गए, कोई विवादास्पद डिसीजन दे दे, कहे मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मंच से उसका करने में ये सभा तो गई और आप वहां जो जितने लोग होते हैं वो उसी को चला देते। मगर मैं कॉन्फिडेंस से पूछता था और वो सरपंच खड़े होकर बताते थे कि हमारे गांव में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बोलने वाले सरपंच मेरी सभाओं में ही मैंने देखे। तो वो ये गुजरात में नहीं है, ये पूरे देश में है। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की पहली इकाई है वो पंचायत है, और पंचायत को आज तक किसी ने भरोसा नहीं किया था, किसी ने एम्पावर्ड नहीं किया था। आज देश के 2.5 लाख सरपंच ये मानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से आज मैं एम्पावर्ड हूं। वो 50 लाख रुपया तो उसके अकाउंट में आता है, उसका खर्च करने का अधिकार भी उनको दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी इंडिया न्यूज मंच से जुड़ने के लिए। पुरुषोत्तम रुपाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू कंचन। उदय। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल। पुरुषोत्तम रुपाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ। शुभकामनाएं आपको।